जादुई हीरे का गोबर घर। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राखी अपनी माँ गीता और पिता सुखराम के साथ रहती थी। सुखराम एक गरीब किसान था। वो अपने पुरखों की जमीन पर खेती बाड़ी करके उतना ही कमाता था जिससे जैसे तैसे उसके परिवार का गुजर बसर हो सके। गीता और सुखराम की बेटी राखी अभी केवल 10 वर्ष की ही थी और वो बहुत होशियार थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और वो बाकी के माता पिता की तरह उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। इसलिए वो कभी भी अपने माता पिता से कुछ भी नहीं मांगती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राखी अपनी माँ गीता के साथ स्कूल जा रही थी कि तभी राखी की नज़र एक दुकान पर पड़ती है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ बहुत मजे कर रहे थे। राखी वो दुकान देखने लगती है कि तभी गीता राखी से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम उधर क्या देख रही हो? क्या तुम्हें भी कुछ खिलौने चाहिए? अगर चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकती। कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए खिलौने। खिलौने तो छोटे बच्चों के लिए होते हैं और आप तो कहती हैं कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ इसलिए मुझे खिलौने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटी, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। ये सब तुम्हें कौन सिखाता है? माँ, मेरी टीचर जी कहती हैं कि हमें हमेशा भविष्य के लिए रुपए जोड़ कर रखने चाहिए और फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। वेरी गुड मेरी बेटी। और क्या क्या बताती है तुम्हारी टीचर तुम्हें? हमारी टीचर ने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी बड़ों से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए और हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है और ज़रूरत मांगने वाले व्यक्ति की हमेशा सहायता करनी चाहिए। गीता अपनी बेटी की बात सुनकर खुश हो जाती है और फिर गीता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चलने लगती है और थोड़ी देर बाद राखी स्कूल पहुंच जाती है। गीता अपने घर आ जाती है। घर पहुंचकर गीता अपने पति सुखराम से कहती है, सुनिए जी, हमारी बेटी राखी कितनी होशियार हो गई है। वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। आज मैं उसे स्कूल छोड़ने जा रही थी तो उसने मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। मुझे तो उसके बारे में सोचकर दुख होता है कि वो किस गरीब में पैदा हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ना जाने हम कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। आज मैं बहुत निराश हूँ जी। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। मुझसे जितना होता है मैं कर रहा हूँ, परंतु फिर भी हम इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पता नहीं भगवान हमें कब इस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकालेगा। आज जब मैं राखी को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो एक दुकान पर बहुत भीड़ थी। सभी बच्चों के माता पिता उन्हें खिलौने और खाने के लिए आइसक्रीम व चॉकलेट दिलवा रहे थे, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं राखी को कुछ दिलवा सकूं। और राखी का भी बहुत मन था कि वो वहाँ से कुछ खरीद सके, परंतु उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा और जब मैंने उससे कहा तो उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि हम इतने गरीब हैं कि हम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि हम हर दिन अपनी कमाई से कुछ रुपए उसकी खुशियों के लिए जमा करेंगे और जिस दिन राखी को कुछ खाने का मन करे तो हम उसे बेझिझक दिला सकेंगे और जिस दिन राखी का जन्मदिन होगा तो हम उसे कुछ अच्छा सा दिलवाएंगे जिससे कि हमारी बेटी राखी खुश हो जाए। इस तरह से थोड़ी देर बाद गीता और सुखराम अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद शाम हो जाती है। उस दिन सुखराम अपनी फसल काटकर शहर बाजार ले जाता है। सुखराम को फसल बेचकर जो भी रुपए मिलते हैं वो चुपचाप जेब में रख लेता है। शहर से गांव आते समय सुखराम अपनी बेटी के लिए एक गुल्लक खरीद लेता है। सुखराम खुशी खुशी घर आने लगता है। घर आने के बाद सुखराम अपनी कमाई से कुछ सिक्के गुल्लक में डाल देता है। ये देखकर राखी अपने माता पिता से कहती है, पिताजी, आप ये गुल्लक किसके लिए लाए हो? जरा मुझे भी तो बताओ, ये गुल्लक तो बहुत सुंदर लग रही है। बेटी, ये गुल्लक हम तुम्हारे लिए लाए हैं।
मैंने और तुम्हारे पिताजी ने ये फैसला किया है कि आज से हम दोनों हर रोज इस गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डालेंगे और जिससे तुम अपने लिए कुछ भी खरीद सकती हो। ये सुनकर राखी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद गीता सभी के लिए खाना बनाने जाती है। गीता आज राखी का मनपसंद खाना बनाती है। राखी अपना मनपसंद खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है। राखी बेटी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बना रही हूँ। तुम्हें खीर और दाल के पकोड़े बहुत पसंद है ना? आज आपने बहुत दिनों बाद मेरा मनपसंद खाना बनाया है, परंतु आज आप दोनों मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारी बेटी राखी बहुत होशियार है और आज तुम्हारे पिताजी और मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत करी थी, तो हमें आज ज्यादा मजदूरी मिली है। इसलिए हमने सोचा कि आज अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। इसके बाद वो सभी खुशी खुशी खाना खाते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन राखी जंगल के रास्ते स्कूल से घर की ओर आ रही थी। तभी उसे एक बंदर जाल में बंद दिखता है। वो उस बंदर की मदद करती है और उसे जाल से छुड़ा देती है। बंदर जैसे ही आजाद होता है वो भागने लगता है। भागते भागते वो एक नदी के पास जा पहुंचता है और राखी भी उसका पीछा करते हुए नदी के पास आ जाती है कि तभी वो बंदर जादू से एक परी में बदल जाता है। तुमने मुझे जाल से छुड़ाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दरअसल एक शैतान शिकारी ने मुझे जाल में फंसा लिया था और वो मुझे हमेशा के लिए कैद करना चाहता था, परंतु तुमने मुझे आजाद किया। इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम और तुम्हारे परिवार वाले गरीबी से जूझ रहे हैं, परंतु मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हाँ परी जी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे माता पिता एक गरीब मजदूर हैं और वो बहुत मुश्किल से हमारे घर का खर्चा चला पाते हैं। मेरी स्कूल की ड्रेस बहुत पुरानी हो गई है, जिस कारण मेरे स्कूल के दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और इसलिए मैं उदास होकर घर की ओर जा रही थी। दरअसल राखी, मैं एक इच्छाधारी परी हूँ और मैं ऐसे ही भेष बदलकर लोगों की परीक्षा लेती हूँ और आज तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। ये लो, ये गोबर का उपला तुम ले जाओ और इसे एक खाली स्थान पर रख देना। ये एक जादुई गोबर का उपला है। तुम इस जादुई उपले को जैसे ही खाली स्थान पर रखोगी, ये अपने आप ही एक गोबर के उपले के घर में बदल जाएगा। साथ ही साथ उस घर में रहने खाने पीने की हर एक चीज मौजूद होगी और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब कभी भी तुम्हें कुछ चाहिए हो, इस जादुई उपले के सामने खड़े होकर जो भी मांगोगी, ये जादुई गोबर का उपला तुम्हें वो चीज दे देगा। परंतु रेखा, एक बात का ध्यान रखना कि ये जादुई उपला केवल एक दिन में 2 बार ही इच्छा पूरी कर सकता है, इसलिए तुम इससे लालच में आकर एक दिन में 2 बार से ज्यादा कुछ भी मत मांगना, नहीं तो इसका जादू उल्टा हो जाएगा और तुम्हें नुकसान हो जाएगा। ठीक है परी जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राखी, मुझे परीलोक में रानी परी बुला रही है, इसलिए मैं जाती हूँ। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। राखी तुरंत वो जादुई उपला अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद राखी अपने घर की ओर आने लगती है। घर आकर राखी सबसे पहले अपने खाने के लिए बहुत सारी चीजें मांगती है। राखी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की चीजें आ जाती है। राखी बहुत खुश थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद राखी का पेट पूरी तरह भर जाता है। इसके बाद राखी उस जादुई उपले को ले जाकर एक खाली ग्राउंड में रख देती है। राखी के ऐसा करते ही वहाँ एक जादुई विशाल हीरो का गोबर घर बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और जब राखी की माँ गीता और पिताजी सुखराम जब काम से घर आते हैं तो वो अपने घर की जगह एक विशाल घर देखते हैं। ये देखकर वो कुछ समझ नहीं पाते और बिना कुछ सोचे समझे अंदर की ओर आने लगते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि उनकी बेटी बहुत सारे सोने चांदी के सिक्कों से खेल रही है।
ये देखकर वो लोग समझ नहीं पाते। तभी राखी अपने माता पिता को सारी बात बताती है। ये सुनकर राखी के माता पिता परी का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद वो तीनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले की बात है, चंपकपुर गांव में शीतल और बबीता नाम की दो देवरानी जेठानी एक साथ रहती थी। शीतल और बबीता दोनों की एक एक बेटी थी, स्वाति और अर्चना। शीतल की बेटी स्वाति बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। स्वाति की नीली नीली आंखें सभी को बहुत लुभाती थी। वहीं बबीता की बेटी अर्चना दिखने में थोड़ी सांवली तथा उसके चेहरे पर कुछ दाग भी थे। शीतल और बबीता दोनों अपने अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और दोनों ही अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे कि तभी एक बार अचानक बबीता की तबीयत बहुत खराब हो जाने की वजह से बबीता को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर के लाख कोशिशों के बाद भी वे बबीता को बचा न सके। हमें माफ कीजिएगा, बबीता अब इस दुनिया में नहीं रही। अर्चना ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, माँ, अब मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा है ही कौन माँ? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो ना। ऐसा कहकर अर्चना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। चुप कर पागल, तेरे जोर जोर से रोने से तेरी मरी हुई माँ वापस नहीं आ जाएगी। क्या तुझे इतनी भी तमीज नहीं? ये हॉस्पिटल है और यहाँ शोर शराबा बिल्कुल मना है। अर्चना उदास मन से चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। अब खड़ी क्या है यहाँ? तेरी मरी हुई माँ का अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। इतना कहकर चाची अर्चना को अंतिम संस्कार के लिए ले जाती है। वहाँ वे दोनों अर्चना की माँ का अंतिम संस्कार करके घर आ जाते हैं। अर्चना अपनी माँ को याद करके रो रही होती है कि तभी शीतल वहाँ आ जाती है और कहती है, बहुत हो गया ये रोना धोना, किचन में बहुत बर्तन पड़े हैं, जाकर सारे बर्तन धो दियो और फर्श भी बहुत गंदा हो रहा है, जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दे। चाची जी, पर मैं तो अभी केवल 6 साल की ही हूँ, मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी नहीं आता है। आप मुझे कुछ और काम दे दीजिए ना। खाना खाने के लिए तो कभी मना नहीं करती तू, और काम करने में तेरे हाथ टूटे जा रहे हैं। चुपचाप जा और सारे बर्तन धोने के बाद घर की सफाई भी करनी है तुझे। ज्यादा बोलेगी तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अर्चना चुपचाप बर्तन धोने किचन में चली जाती है और जैसे तैसे सारे बर्तन धो देती है और पूरे घर की सफाई भी कर देती है। सफाई करने के बाद थक हार कर अर्चना जाकर सोफे पर बैठ जाती है। अच्छा, महारानी यहाँ बैठकर आराम कर रही है, चल भाग यहाँ से। मेरी बेटी की स्कूल ड्रेस पड़ी है, उसको जाकर प्रेस कर दे। चाची जी, क्या मैं भी अपने स्कूल ड्रेस को प्रेस कर सकती हूँ? चुप कर, तू चुपचाप घर पर रहकर काम देख। तेरे स्कूल जाने के बाद घर के काम क्या तेरी मरी हुई माँ करने आएगी? बड़ी है स्कूल जाने वाली, चल जा प्रेस करने के लिए, और भी बहुत काम पड़े हैं तेरे लिए। अर्चना स्वाति के कपड़ों पर प्रेस कर रही होती है और गलती से उसकी ड्रेस थोड़ी सी जल जाती है। जलनखोर कहीं की, लगता है तू मेरे बेटे को स्कूल जाने नहीं देना चाहती ना? सच बता, तूने ये जानबूझकर किया है ना? नहीं चाची जी, मैंने आज पहली बार प्रेस किया है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, कृपया मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे, झूठी। तूने ये जानबूझकर किया है और इसके बदले तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। पेट में भूख लगेगी तो अपने आप सारे काम ठीक करेगी। ऐसे ही दिन प्रतिदिन शीतल का अत्याचार अर्चना पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही दिन निकल गए और 10 साल बाद अर्चना और स्वाति दोनों बड़े हो गए थे। अर्चना घर पर रहकर ही घर के सारे काम किया करती थी, परंतु स्वाति कॉलेज के बहाने अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन बाहर घूमा करती थी। वो दोस्तों के साथ क्लब जाती, पार्टियां करती, शॉपिंग करती और रात होने पर खाने के टाइम घर वापस आ जाती। स्वाति अपनी सुंदरता और माँ के लाड प्यार की वजह से बहुत ही घमंडी और आलसी लड़की बन गई थी। एक दिन स्वाति अपनी माँ को गांव में आयोजित किए जा रहे फैशन कंपटीशन के बारे में बता रही होती है।
माँ, हमारे मोहल्ले में सुपरस्टार विकास राठौर जी की तरफ से एक बहुत ही शानदार फैशन कंपटीशन शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कंपटीशन को जो भी लड़की जीतेगी उसे फिल्मों में काम करने का सीधा मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ वो पूरे 1 लाख रुपए की मालकिन भी होगी। माँ, मुझे ये फैशन कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना है। मेरी प्यारी बेटी, तो ही ये कंपटीशन जीतेगी। इस गांव में तुझसे सुंदर और है भी कौन। माँ, मुझे पूरे 10,000 वाला ब्राइडल लहंगा चाहिए। मैं पूरे गांव में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, तो जिस लहंगे पर हाथ रख देगी वो लहंगा मैं तुझे दिलवा दूंगी। दूर से अर्चना ये सब सुन रही थी। ये सब सुनकर अर्चना का मन भी फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का होने लगता है। अर्चना भी बचपन से एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। अर्चना मन ही मन सोचती है, मुझे भी फैशन कंपटीशन के लिए एक सुंदर सा लहंगा चाहिए। मैं वो फैशन कंपटीशन जीतना चाहती हूँ ताकि एक सुपरस्टार बनकर मैं अपनी माँ का नाम रोशन कर सकूं। इतना सोचकर वो शीतल के पास एक लहंगे की डिमांड करने के लिए चली जाती है और कहती है, चाची जी, मैं भी फैशन कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कोई सस्ता सा लहंगा और एक मेकअप किट दिला देंगी? शक्ल देखी है तूने अपनी, मनहूस कहीं की। तू अपना मनहूस चेहरा लेकर कंपटीशन में जाएगी तो मेरी प्यारी बेटी स्वाति ये कंपटीशन नहीं जीत पाएगी। इसलिए उस दिन तो चुपचाप घर पर रहकर हमारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार कर लियो, समझ गई? अर्चना उदास होकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से ही सिल लूं। और इतना सोचकर अर्चना अगले दिन से फैशन कंपटीशन के लिए एक अच्छा सा लहंगा सिलने लग जाती है। अर्चना दिन रात मेहनत करके एक बहुत सुंदर लहंगा तैयार कर लेती है कि तभी स्वाति उसके कमरे में आ जाती है और उसका इतना सुंदर लहंगा देखकर सोचती है, अरे इसने तो मेरे लहंगे से भी सुंदर लहंगा सिल लिया है। मुझे अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये अर्चना की बच्ची वो फैशन कंपटीशन जीत जाएगी। और स्वाति रात को चोरी से अर्चना के कमरे में घुसकर वो लहंगा चुरा लेती है और उसके लहंगे को ले जाकर घर के पास वाले कुएं में डाल देती है। अगले दिन अर्चना देखती है कि वो लहंगा उसके कमरे में नहीं है। वो इधर उधर देखने लग जाती है कि तभी स्वाति उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, क्या ढूंढ रही हो? अरे स्वाति, तुमने मेरा लहंगा देखा क्या? कल रात तो वो लहंगा मैंने यहीं पर रखा था और अब पता नहीं कहाँ चला गया। अर्चना की बात सुनकर स्वाति जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारा लहंगा वो तो मैंने कुएं में फेंक दिया है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब इतनी जल्दी तुम कौन सा लहंगा सिल पाओगी मेरी प्यारी बहना? स्वाति की बातें सुनकर अर्चना रोते रोते उस कुएं के पास चली जाती है। वो कुएं में देखती है परंतु वहाँ उसे कोई लहंगा नहीं दिखता। अर्चना रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूँगी? मेरा इतना सुंदर लहंगा तो स्वाति ने कुएं में फेंक दिया। अब मेरा सुपरस्टार बनने का सपना तो एक सपना ही रह जाएगा। प्यारी बच्ची, तुम घबराओ मत। मुझे सब पता है कि तुमने वह लहंगा कितना मेहनत से बनाया था। मैं तुम्हें उस लहंगे के बदले उससे भी सुंदर जादुई लहंगा देता हूँ। तभी कुएं से एक चमचमाता सुनहरा लहंगा निकलकर बाहर आता है। अर्चना बेटी, यह एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे की मदद से तुम यह फैशन कंपटीशन आसानी से जीत सकती हो। अर्चना कुएं का धन्यवाद देकर वो लहंगा अपने साथ घर ले आती है और वो लहंगा पहनकर देखती है। अर्चना लहंगा पहनते ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाती है कि तभी स्वाति उसके कमरे में आ जाती है और अर्चना को इतना सुंदर लहंगा पहने देखकर कहती है, अरे अर्चना, तुम इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लाई? ये लहंगा मुझे उस जादुई कुएं ने दिया है जिसमें तुमने मेरा पुराना लहंगा फेंक दिया था। स्वाति सोचती है, क्यों ना मैं भी अपना लहंगा उस कुएं में फेंक कर आऊं और बदले में उससे भी सुंदर लहंगा ले आऊं। और इतना सोचकर स्वाति वो लहंगा कुएं में फेंक देती है।
और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। ओ जादुई कुआं, मुझे भी एक सुंदर सा लहंगा दे दो जिससे मैं वो कंपटीशन जीतकर पूरे 1 लाख रुपए की विनर बन जाऊं। कुएं को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम बहुत झूठी लड़की हो। तुमने बेचारी अर्चना पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे लहंगे के बदले कोई लहंगा नहीं दूंगा। मैं केवल ईमानदार और सज्जन लोगों की ही मदद करता हूँ। स्वाति अपनी गलती पर पछतावा करते हुए वहीं कुएं के पास जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना जादुई सुनहरे लहंगे की मदद से वो फैशन कंपटीशन जीत जाती है और उसे सुपरस्टार विकास राठौर जी के साथ काम करने का सुनहरा मौका मिल जाता है। अर्चना इनाम के पैसों से गांव वालों के लिए अपनी मां के नाम से एक मुफ्त अस्पताल खोल देती है और इस तरह अर्चना एक फेमस सुपरस्टार बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से ऐसे ही फिर किसी और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।